हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु के दासता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के समय यूनान में दास प्रथा समाज के अभिन्न अंग के रूप में प्रचलित थी। अरस्तु भी दास प्रथा को तार्किक एवं न्यायसंगत सिद्ध करने वाले पूर्वाग्रहों के प्रभाव से बच नहीं पाया। अरस्तु के दासता संबंधी विचार उसकी रूढ़िवादिता एवं प्रजातिवाद का परिचायक है। अरस्तु परिवार को संपूर्ण समाज की आधारशिला मानता है। संपत्ति परिवार के लिए आवश्यक है। अरस्तु संपत्ति को दो भागों में विभक्त करता है, निर्जीव संपत्ति एवं सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत मकान, खेत आदि अचल संपत्तियां सम्मिलित है और सजीव संपत्ति के अंतर्गत वह दास को सम्मिलित करता है। सजीव संपत्ति अर्थात दासों द्वारा ही निर्जीव संपत्ति का उपभोग किया जा सकता है। अतः दासता उपयोग व उपभोग का साधन है। अरस्तु दास प्रथा को नैतिक एवं भौतिक दोनों पक्षों के आधार पर तार्किक रूप से अपना समर्थन देते हुए तर्क देता है। उनमें उसका पहला तर्क है कि दास प्रथा स्वाभाविक व्यवस्था है। अरस्तु के अनुसार सभी मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता अथवा कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते। प्रकृति से ही व्यक्तियों में असमानता होती है। दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार जिनमें बौद्धिक बल की प्रधानता होती है वे स्वामी तथा जिनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है वे दास होते हैं। अतः कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए तथा कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए ही पैदा होते हैं। दूसरा तर्क देते हुए वो बताता है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। स्वामी के लिए दास प्रथा इसलिए उचित है कि उसे राजकार्य एवं बौद्धिक कार्य करने के लिए आवश्यक अवकाश मिल जाता है। दास के लिए इसका लाभ यह है कि वह स्वयं तो सद्गुणों की क्षमता से शून्य होता है, परंतु अपने स्वामी की सेवा करते हुए सद्जीवन का लाभ वह प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दास प्रथा स्वामी एवं दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अगला तर्क वह देते हुए बताता है कि नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा उचित है। अरस्तु का मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में पर्याप्त मात्रा में भेद है। अतः बुद्धिहीन दास अपने बुद्धिमान स्वामी के आदेशों का पालन करते हुए ही अपनी इच्छाओं को संयमित करना सीखता है, अन्यथा उसका नैतिक पतन अवश्यंभावी है। अतः नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा उचित है। इसके पश्चात अरस्तु दास प्रथा के या दासों के दो प्रकार बताता है, प्राकृतिक दास और वैधानिक दास। प्राकृतिक दास जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल एवं अयोग्य होते हैं वे प्राकृतिक या स्वाभाविक दास होते हैं। दूसरे वैधानिक दास, यदि युद्धबंदियों को दास बनाया जाता है तो वह वैधानिक दासता की श्रेणी में आता है। अरस्तु के अनुसार यदि यूनानी युद्ध में पराजित हो भी जाए तो उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें दास नहीं अपितु स्वामी बनने के लिए पैदा किया है। सिद्धांततः अरस्तु इस आधार पर वैधानिक दासता को अमान्य ठहराता है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति भी पकड़े जा सकते हैं जो नैतिक और बौद्धिक गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो, उच्च स्तर के हो। ऐसे व्यक्तियों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। दास प्रथा का समर्थन करते हुए भी अरस्तु का दृष्टिकोण मानवीय रहा है। उसने क्रूर दास प्रथा का समर्थन नहीं किया। उसके अनुसार क्योंकि दास प्रथा स्वामी एवं दास दोनों के लिए लाभकारी है, अतः स्वामियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते हुए दासों के प्रति स्नेह एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अरस्तु दासों की संख्या भी
आवश्यकतानुसार सीमित करना चाहता है। वह दास प्रथा को वंश परंपरागत माने जाने का भी विरोधी है। उसके अनुसार दासों की बुद्धिमान संतान को दास प्रथा से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अरस्तु के विचारों की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है। उनके अनुसार अरस्तु के विचार कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा हुए हैं तथा कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए, अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो वर्तमान औद्योगिक युग में अधिकांश व्यक्ति दास की श्रेणी में आ जाएंगे, जबकि वस्तुतः ऐसा है नहीं। दूसरी ओर अरस्तु का दासता का सिद्धांत उसके सौदेश्यता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, किंतु अरस्तु ने प्राकृतिक दासों के वर्गीकरण द्वारा कुछ लोगों का उद्देश्य पशुतुल्य जीवन व्यतीत करने को बना दिया है। वस्तुतः दासता प्राकृतिक नहीं, मनुष्य में विभिन्नता तथा बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी एक प्राकृतिक समानता होती है, जिसकी अवहेलना करना मानव व्यक्तित्व का अपमान करना है। दास प्रथा वर्तमान समय में सर्वथा अमानवीय और अप्राकृतिक है। लोगों में शारीरिक योग्यता की प्रधानता तथा बौद्धिक प्रधानता के आधार पर जन्मजात भेद करना अरस्तु का प्रजातिवाद से प्रेरित तर्क था, जो अनुचित, अवैज्ञानिक होने के साथ साथ अवांछनीय भी है। समानता तथा स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों के विपरीत है। अपने संपूर्ण विश्लेषण के बाद भी अरस्तु यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकारी कौन है और दासता प्राप्त करने का कौन। निष्कर्ष रूप में अरस्तु ने तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दास प्रथा की अपरिहार्यता को स्वीकार कर इसका विरोध करने की अपेक्षा मध्य मार्ग अपना इसमें सुधार करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि तात्कालिक यूनान की अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रथा की समाप्ति का प्रभाव तत्कालीन एथेंस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी तरह से होता। तो इससे बचने के लिए अरस्तु ने मध्य मार्ग अपनाकर इसमें परिष्कार करने का प्रयास किया है। उसने परंपरागत क्रूर दास प्रथा का विरोध कर उसे मृदुल सहयोगी दास प्रथा का स्वरूप दिया है। उसने दास प्रथा में स्वामी का ही नहीं बल्कि दास का भी नैतिक हित देखा है और इस प्रकार स्वामी को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत किया है। धन्यवाद।